हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग मीन निकालना पढ़ रहे थे, है ना। मीन का हम लोग 9 फॉर्मूला में से 8 फॉर्मूला पढ़ लिए थे, एक आखिरी फॉर्मूला हमारा बाकी था, ठीक है। अच्छा, ये वैदिक का क्वेश्चन पेपर आया मेरे, कौन कौन वैदिक से पहले बताओ, किस किस का स्कूल वैदिक है? दो, पीछे किसी का वैदिक नहीं है? और बस 2 जन का है, ठीक है। 2 मिनट एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, कुछ इधर उधर का क्वेश्चन है तो तुम्हारा भी रिविजन हो जाएगा। मैं भी देख लेता हूँ क्या क्या है। विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ये क्या क्वेश्चन है? कंजम्पशन, पहला वाला क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन हार्ड है बताओ, मैं वो वाला खाली करवा देता हूँ, क्योंकि फिर आगे पढ़ेंगे क्या फायदा, है ना। बताओ कौन सा क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन इसमें से तुम्हें लगा कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ? केस स्टडी एक तो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करवा दूंगा, और 18 भी करवा दूंगा, और बस 2 क्वेश्चन। सर पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे बता देता हूँ आपकी, ठीक है। और इसका ये क्या हुआ? 19 में क्या सिस्टमेटिक होगा ना सर? 9 का है। पहले केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, देखो। अच्छा सुनो, मुझे देखकर लग रहा है क्वेश्चन पेपर एक्सट्रीमली इजी था, ठीक है। अगर सारा क्लासेस तुम किए हो सीरियली तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं बताया हूं, एक्सेप्ट एक आधे मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला बिट। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 बिट है, ठीक है। उसमें सारा क्वेश्चन आधा आधा मार्क का है, आधा आधा मार्क, 2 मार्क, अच्छा 1 मार्क का है, ठीक है। टोटल 1 मार्क का क्वेश्चन है एक ठो, जिसका नाम है पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है वो, हाँ तो इन्हीं 3 भी तो लिखना है, तो छोड़ देते पायलट सर्वे, बाकी 3 लिख देते हैं। बाकी 3 में क्या क्या, एनएसएसओ के बारे में लिखना है, पढ़े थे हम, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कन्वीनियंस सैम्पलिंग पढ़े थे हम लोग, नॉन रैंडम में 3 होता है, ठीक है, कन्वीनियंस उसमें से एक है। क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ा हुआ है हमारा ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारा सब पढ़ा हुआ था, पायलट सर्वे हम नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब पायलट सर्वे क्या होता है देखो, नॉर्मली क्या होता है, सुन लो सब सुनो। पायलट सर्वे एक मेथड होता है जो कि तुम्हारे बुक में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। एक जगह एनसीईआरटी में, जब तुम एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर में दिया हुआ है पायलट सर्वे, ठीक है। हाँ, जो एनसीईआरटी देखा है उसको पता होगा, एनसीईआरटी में पायलट सर्वे के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसीलिए वहां से वो लोग क्वेश्चन दे दिए। तो पायलट सर्वे क्या होता है, जब भी हम सर्वे करने जाते हैं, सर्वे का मतलब क्या, 100% चेकिंग होगा, 100% चेकिंग को सर्वे बोलते हैं। तो सर्वे के लिए हम क्वेश्चनियर बनाएंगे पहले, तभी तो जाकर क्वेश्चन पूछेंगे और सर्वे करेंगे। मान लो मुझे पूरे बरगढ़ का डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। बरगढ़ में 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख का पॉपुलेशन है। अब 1 लाख लोगों से जाकर मुझे सर्वे करना है, सभी से मिलना है, सभी का डेटा कलेक्ट करना है। तो क्या मैं क्वेश्चन पेपर बनाकर डायरेक्टली इन 1 लाख लोगों के पास चले जाऊं क्वेश्चन पूछने के लिए? बाद में पता चला मेरा क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन मिसिंग है, 2-3 क्वेश्चन अननेसेसरी है, तो क्या मेरा मेहनत वेस्ट नहीं हो जाएगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन पेपर बना लेना चाहिए, जाकर टेस्ट कर लेना चाहिए। कुछ 5-10 लोगों से पूछकर मैं टेस्टिंग कर लिया, मेरा रिजल्ट सही आ रहा है, अब ऑल ओके है, अब मैं क्या करूंगा, 1 लाख लोगों के पास जाऊंगा। बात समझे? तो जो सर्वे से पहले किया जाता है उसको बोलते हैं पायलट सर्वे। सर्वे ताकि अच्छे से हो, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं लोगों के पास जाते हैं चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं है, ये मेथड सही है या नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हम उसको चेक करने के लिए पहले जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पायलट सर्वे। पायलट सर्वे मतलब एक छोटा सा सर्वे, फुल फ्लेजेड सर्वे करने से पहले एक तुम छोटा सा टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो 1 लाख लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिए, बाद में तुम्हें पता चला कि इसमें डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए था, वो तो हम कलेक्ट ही नहीं किए, भूल गए, हमारा क्वेश्चनियर में डेट ऑफ बर्थ था ही नहीं, हम कलेक्ट करना भूल गए। अब क्या करना पड़ेगा, फिर 1 लाख लोगों के पास जाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करने के लिए, समझे बात? तो कुछ गलती होने का चांसेस है, लेकिन अगर तुम पहले क्वेश्चन बनाकर कुछ लोगों के पास जाकर टेस्टिंग कर लो, टेस्ट करके चेक कर लो कि रिजल्ट सही आ रहा है, और अगर तुम्हें पता चले हाँ सब ऑल ओके है, अब तुम 1 लाख लोगों के पास जाकर सर्वे करो, तो वो मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो स्टार्टिंग में जो चेकिंग का मेथड होता है इसको हम पायलट सर्वे बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो पायलट सर्वे सिर्फ एनसीईआरटी में एक जगह में थोड़ा सा दिया हुआ है,
उसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। बाकी मुझे क्वेश्चन पेपर देखकर लग रहा है पूरा कितने मार्क का क्वेश्चन है, 50 मार्क का, 50 मार्क पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब और कुछ ऐसा लगा जो नहीं पढ़ाया हुआ है, ऑल पढ़ाया हुआ है। अच्छा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लगा? एक तुम क्वेश्चन नंबर 9 पूछे थे, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सुनना, तुम ही लोग आंसर देना। अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी वांट टू कंडक्ट अ सर्वे टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 5000 बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटी अपने कैंटीन का सर्वे कर रहा है कि उसके क्वालिटी ऑफ फूड कैसा है जानने के लिए। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू आस्क एवरीवन, 5000 बच्चे से तो फीडबैक नहीं ले सकते, तो उसने क्या सोचा कि उनमें से वो 500 लोगों को सिलेक्ट करेगा। 5000 में से कितने को सिलेक्ट करेगा? 500 को सिलेक्ट करेगा, कंप्राइजिंग फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। अब 5000 बच्चे में बहुत सारे डिपार्टमेंट के बच्चे होंगे, साइंस के होंगे, कॉमर्स के होंगे, आर्ट्स के होंगे, बिलो तुम्हारा क्लास 10 होंगे, अबव क्लास 12 यूनिवर्सिटी है, अबव क्लास 12 होंगे, 12th के बाद भी अलग अलग वैरायटी के बच्चे होंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बच्चे होंगे। टोटल 5000 बच्चे हैं, एक जैसे तुम्हारे स्कूल में टोटल 5000 बच्चे हैं। अब मैं तुम्हारे स्कूल का कैंटीन का फूड का रिव्यू लेना चाहता हूं। तुम्हारे स्कूल में कितने कैटेगरी के बच्चे हैं? क्लास एलकेजी से लेकर क्लास 12 तक हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। तो मुझे 5000 में से 500 लोगों को सिलेक्ट करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हर डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कंप्राइजिंग फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। तो बताओ बेस्ट मेथड कौन सा होगा सैंपलिंग का? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। क्या सिस्टमैटिक कैसे होगा? सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? एवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब क्या गारंटी है सारे डिपार्टमेंट के बच्चे आएंगे? एवरी 10th बच्चा को सिलेक्ट करोगे, 5000 में से 5000 में से 500 को सिलेक्ट करना है, 5000 में से 500 को सिलेक्ट करना है। तुम बताओ एवरी 10th स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे जिसका नंबर 10 है, जिसका 20, 30, 40? अब क्या गारंटी है हर डिपार्टमेंट के बच्चे होंगे इसमें? तुम्हारा तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है तुम्हें हर डिपार्टमेंट से बच्चे चाहिए। तो एक काम करो ना, 5000 को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये वो अलग अलग डिवाइड कर दो। अब हर डिपार्टमेंट में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लो रैंडमली, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट मेथड कौन सा हुआ? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, उसके साथ गिव वन एप्रोप्रिएट रीजन फॉर सिलेक्टिंग टेक्निक आइडेंटिफाइड इन पॉइंट 1। जो तुम मेथड यूज कर रहे हो वो मेथड क्यों यूज करोगे? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग तुम क्यों इंप्लीमेंट की, उसका रीजन क्या है? ताकि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटाज में डिवाइड करते हैं, और हर स्ट्रैटा में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हर डिपार्टमेंट से सिलेक्शन, वो फुलफिल होगा, इसीलिए हम उसको सिलेक्ट किए। ठीक है, तीसरा, ऑल्सो डिफाइन 2 मेरिट्स ऑफ टेक्निक यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। 2 मेरिट बताओ बोला। हर डिपार्टमेंट से आएंगे बच्चे, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, हो गया 2 मेथड। ठीक है, तो दो मेरिट हो गया, और भी बहुत सारे मेरिट्स है, लिख सकते हो तुम आराम से। क्लियर है बात? ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था ये, लो बताओ कौन सा? सी, ऊपर का सी, क्वेश्चन नंबर 8। चलो एक और देखते हैं। A research team want to study the financial condition of people in a town with 1 lakh resident। एक एरिया में 1 लाख लोग हैं, जैसे बरगढ़ एक टाउन है, वहां पर 1 लाख का पॉपुलेशन है। हमें यहाँ पे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में स्टडी करना है। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड एवरी रेसिडेंट, हम सभी को इंक्लूड नहीं कर सकते। दे प्लान टू कलेक्ट डेटा यूजिंग डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड, अलग अलग सैम्पलिंग मेथड से वो कलेक्ट करना चाहते हैं। सिचुएशन नंबर 1 दिया हुआ है, द टीम डिवाइड द टाउन इनटू 5 जोन। एक टाउन को अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, ऐसा करके 5 अलग अलग एरिया में डिवाइड कर। जैसे मैं बरगढ़ को डिवाइड कर दिया, काली मंदिर एरिया, गांधी चौक एरिया, बटली चौक एरिया, अम्बापाली एरिया और मार्केट एरिया, 5 एरिया में मैं डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड देन प्रोसीड विद सिलेक्शन पीपल फ्रॉम ईच जोन रैंडमली। तुम हर एक जोन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे। कौन सा मेथड हुआ ये? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। पहले पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना और हर ग्रुप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना। रैंडम सैम्पलिंग का सबसे पहला, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का पहला मेथड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड, द टीम मेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑल रेसिडेंट। वो पूरे 1 लाख लोगों का लिस्ट बना लिया, एंड देन
चूज एवरी 50th पर्सन फ्रॉम द सर्वे, एवरी 50 नंबर पर्सन को सिलेक्ट कर दिया। कौन सा सैंपलिंग हुआ? सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया। उसके बाद द टीम मेंबर स्टैंड एट सेंटर पॉइंट ऑफ द टाउन एंड आस्क द फर्स्ट 250 पीपल दे मीट। मैं जाकर लेंगो मिश्रा चौक में खड़ा हो गया, जो 250 लोग मुझे दिखाई दिए उन 250 लोगों से मैं डेटा कलेक्शन कर लिया। बताओ कौन सा मेथड? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मुझे जहां पर ठीक लगा मैं वहां जाकर खड़ा हो गया और डेटा कलेक्शन कर लिया। जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल लिया था, मुझे 2 बच्चों को सिलेक्ट करना था पूरे स्कूल से, मैं क्या किया, जो बगल वाले क्लासरूम था वहां गया, फर्स्ट बेंच में जो 2 लोग बैठे थे उठाकर ले आया उनको। ठीक है, ये कौन सा सैम्पलिंग है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो वैसे ही लेंगो मिश्रा चौक में खड़ा हो गया और जो 250 लोग मुझे पहला दिखाई दिए उनको मैं सिलेक्ट कर लिया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। डी, द टीम ग्रुप रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड कर दिया ग्रुप को, चिल्ड्रन, यूथ, मिडिल एज, एल्डरली, मतलब बिलो 20 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स, अबव 40 ईयर्स, 4 कैटेगरी में पहले हम डिवाइड कर दिए। एंड सिलेक्ट सम फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ये इसी क्वेश्चन में फिर से सेम चीज रिपीट किया। अगेन सिस्टमैटिक कैसे होगा? स्ट्रैटिफाइड ही होगा। ठीक है, सेम ए और डी का आंसर सेम है, इसमें क्वेश्चन बनाए हैं। हो गया, ये तो क्लियर है। ठीक है, और बताओ, ये तुम्हारा माइक्रो का कुछ डाउट था ना? 19 नंबर का ए, देखो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने वाले में थोड़ा सा दिमाग है। ठीक है, सोच, नहीं कहीं से भी दिया हो, लेकिन गूगल से छापने से भी ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पेपर, टॉपिक देख देख कर क्वेश्चन है, हर वैरायटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना, जो क्वेश्चन बनाया है वो थोड़ा इकोनॉमिक्स जानता है। हाँ, जो भी बनाया है वो इकोनॉमिक्स थोड़ा जानता है, तभी वो बनाया है क्वेश्चन। ठीक है, देखो, अ कंज्यूमर हैज अ बजट ऑफ ₹40, 40 रुपए का बजट है उसका। प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड्स आर गिवन, गुड्स एक्स, गुड्स वाई। प्राइस है 4 रुपए, 2 रुपए, मार्जिनल यूटिलिटी है 20 और 8। ठीक है, इसमें तुम्हें बोला है कैलकुलेट, पहला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, कैलकुलेट mu x डिवाइडेड बाय पी एक्स और mu y डिवाइडेड बाय पी वाई। क्या हम कर सकते हैं? और ये होगा, हो गया, 2 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क मिल गया, 1 मार्क। ठीक है, उसके बाद विच गुड्स द कंज्यूमर परचेज मोर ऑफ द टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, दोनों में से कौन सा ज्यादा खरीदना चाहिए? ए, हम पहले बात किए थे। तुम्हारा बुक पकड़े हो तुम? नोट्स है तुम्हारे पास? निकालो तो नोट्स निकालो, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है उसमें सब कुछ। क्या? ठीक है, देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, पेज नंबर 17 बुक का, अगर नोट्स रखे हो तो, नहीं भी रखे हो तो सुन लो, कोई बात नहीं। यहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कॉमोडिटी, और 2 कॉमोडिटी केस में मैं तुम्हें बताया था इक्विलिब्रियम कब आता है? व्हेन mu x बाय पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाय पी वाई, है ना? इस केस में इक्विलिब्रियम आता है, जो कि इसमें यहां पे पूछा है, सी में पूछा है, जो तुम बोले स्टेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। 9 का सी तो बोले, यही तो है 9 का सी, 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सी। रेशियो 5:4 आएगा। अभी देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि अगर ये सिचुएशन है mu x बाय पी एक्स 5 है और mu y बाय पी वाई कितना है? 4 है, तो बताओ कंज्यूमर कौन सा कॉमोडिटी ज्यादा खरीदेगा? तुम बताओ। ऑब्वियसली एक्स ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि 4 रुपए पे करके, ध्यान देना, 4 रुपए पे करके यूटिलिटी कितना मिल रहा है? 20। 1 रुपए में यूटिलिटी कितना हुआ? 5 यूटिल्स।
5 यूटिल्स हुआ। वहीं पर अगर y खरीदता है 2 रुपए पे करके कितना यूटिल्स मिल रहा है 8, 1 रुपए में कितना यूटिल्स हुआ 4, तो बेटर कौन सा है x, तो वो क्या खरीदेगा x खरीदेगा, सिंपली x को खरीदता जाएगा। अब बताओ जैसे जैसे x खरीदता जाएगा तो क्या होगा, वैसे वैसे उसका यूटिलिटी कम होता जाएगा, प्राइस तो वही रहेगा, यूटिलिटी क्या होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो 20 धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होकर कहां पहुंचेगा 16 में पहुंचेगा। जब वो 16 में पहुंचेगा तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 4, दोनों इक्वल हो जाएगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ठीक है, तो सी में पूछा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन, स्टेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, MUX बाय PX इक्वल्स टू MUY बाय PY। ठीक है, सिंपली वो तो सिंगल कमोडिटी में है जो तुम लिख कर आए हो, ये तो 2 कमोडिटी का केस है ना। ये तो इतना इजी क्वेश्चन पेपर है, इतना इजी क्वेश्चन पेपर है, क्या दिमाग लगाना है इसमें। तो अगर तुम खाली क्लास अटेंड किए हो तो मैं बता सकता हूं तुम आराम से कर सकते हो। इसका एक तो लास्ट क्वेश्चन और भी है, अच्छा लगा देखकर, क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। DMU का दूसरा नाम है गॉसेंस फर्स्ट लॉ, लिखा हुआ है बुक में, देखो इसी पेज में, इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसेंस लॉ। ठीक है, क्लियरली, ठीक है, तो उसी के बारे में लिखना था, क्लियर है। लो, तो टोटल मेरे हिसाब से 50 मार्क्स का क्वेश्चन में 2 मार्क का एक क्वेश्चन था पायलट सर्वे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम वो नहीं निकाले थे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी चैप्टर 1 2, वही तो निकालना है। और क्या पूछा है, एमओसी तो पूछा है, हाँ 2 कॉमोडिटी है, दोनों के बीच में एमओसी निकालने बोला है तुम्हें, निकाल देंगे अभी। देखो एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, कॉमोडिटी दिया हुआ है XY, लेबर रिक्वायर्ड लिया हुआ है आवर्स 5 और 10, और मैक्सिमम यूनिट ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है 40, और ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है 20। ठीक है, विच कॉमोडिटी इज मोर लेबर इंटेंसिव, बताओ कौन सा ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, कौन सा ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। 5 घंटा, मैक्सिमम यूनिट कितना 40, ये 10 घंटा और मैक्सिमम यूनिट कितना 20, तो बताओ कौन लेबर, एक्स ज्यादा लेबर इंटेंसिव है ना। कैसे वाई होगा, अच्छा पर आवर निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 1 आवर में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, 40/5 कितना यूनिट हो गया 8 यूनिट, और ये कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा 2 यूनिट, तो y हो गया हमारा मोर लेबर इंटेंसिव। इफ द इकोनॉमी यूजेस ऑल रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग ओनली x, अगर सारा रिसोर्स x को प्रोड्यूस करने में लगा दिया जाए, हाउ मेनी यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड, बताओ। अगर 5 घंटे में 40 यूनिट हो रहा है तो टोटल लेबर अगर x में यूज किया जाएगा तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है 120। टोटल कितना आवर्स है हमारे पास 15 आवर्स है ना। 5 घंटे में 40 यूनिट, तो 15 आवर्स में 120 यूनिट, इससे इजी दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ एक्ट, 1 यूनिट ऑफ y को बनाने के लिए हमें कितना यूनिट ऑफ x सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, बताओ। 1 यूनिट ऑफ y को बनाने के लिए कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटा नहीं, 1 घंटे में 2 यूनिट बन रहा है, तो आधा घंटा लग रहा है। x y को बनाने के लिए 30 मिनट्स है ना, x को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटे में 8 यूनिट बन रहा है, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 7.5 मिनट्स, 60 मिनट्स टोटल है, 7.5 मिनट्स। हाँ, और डेफिनेशन लिखने, कैलकुलेशन बोला है, डेफिनेशन से कैसे मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे 1 यूनिट ऑफ y को बनाने के लिए कितना यूनिट ऑफ x सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 1 यूनिट ऑफ y को बनाने के लिए 4 यूनिट ऑफ x करना, 1 यूनिट ऑफ y बनाने के लिए 30 मिनट लगेगा, उसी 30 मिनट में तुम कितना यूनिट ऑफ x बना लेते 4,
1:4 का रेशियो सिंपली। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलो हाँ ठीक है, कल एग्जाम है ना, चल जाओ। हम एक मेथड खाली पढ़ेंगे, आखिरी मेथड। देखो हम लोग पढ़ रहे थे मीन, हम इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर लिए थे 3 मेथड। इंडिविजुअल में तीनों मेथड कंप्लीट था हमारा, डिस्क्रीट में भी तीनों मेथड कंप्लीट था, कंटिन्यूअस का 2 मेथड हुआ था, आखिरी मेथड हमें पढ़ना था। ठीक है, ऊपर हम फॉर्मूला अपडेट किए थे, कहां गया टेबल, ये रहा, यहां का फॉर्मूला भी लिख लिए थे, यहाँ ये बाकी है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड बाकी है। ठीक है, मीन का स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेशन का तुम पुराना क्लास करना, समझ में आएगा, अभी भी वैसे समझ में आएगा मीन। ठीक है, देखो स्टेप डेविएशन मेथड, मीन का स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं। हेडिंग देना स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस समेशन एफ डीडेक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, लेकिन अब की बार जो डी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एम माइनस ए करके। हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में x की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, m रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो d निकालने का फॉर्मूला होगा m माइनस ए, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ d निकालने का फॉर्मूला हमारा m माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 3, 8, 12, 16, 19, 16, 11 और 5। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो करो मिड वैल्यू निकालो, सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ m। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, अब मिड वैल्यू होने के बाद नेक्स्ट काम क्या है, अज्यूम मीन लेना। ए कहां से लेंगे, एम से लेना, जरूरी नहीं है लेकिन ट्राई करना एम से ले, है ना, कोई एक राउंड फिगर वाला टाइप का नंबर ले ले। तो देखो इसमें क्या है, इस केस में हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट m माइनस ए निकालना है ना। अब तुम दिमाग लगाओ, मान लो मैं 10 ले लेता हूँ राउंड फिगर नंबर, तो 5 माइनस 10 करूंगा तो 5 आएगा, 15 माइनस 10 करूंगा 5 आएगा। तो इससे बेटर मैं इन मल्टीपल्स ऑफ 5, मान लो ए को ले लेता हूं कुछ और नंबर, जैसे मान लो 35 ले लेता हूं, ताकि माइनस करने के बाद ये राउंड फिगर में आए। ठीक है, तो 5 माइनस 35 कितना हुआ, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40। बात समझ में आया। अगर तुम कोई और नंबर लोगे तो भी चलेगा, तुम दुनिया का कोई भी नंबर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तुम 5000 भी लोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट m माइनस ए हो गया, आप क्या करेंगे, डी डेक्स निकाले, इसको d बोलते हैं तो डी डेक्स निकालेंगे। डी डेक्स के लिए हमें क्या चाहिए, c चाहिए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा नंबर
जो d को परफेक्टली डिविजिबल हो, सारे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो लेट c इक्वल्स टू क्या ले लें, 10। तो ये कितना आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सभी को 10 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। c को 10 ले लिए और c को सभी को 10 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, एफ डिडेक्स चाहिए। तो एक कॉलम बना लो एफ डिडेक्स और मल्टीप्लाई कर दो एफ वाले कॉलम को और डिडेक्स वाले कॉलम को। हमें और क्या चाहिए, समेशन एफ चाहिए। तो यहां से निकाल लो समेशन एफ। और क्या चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाकी सब तो हमारे पास है ऑलरेडी। बनाओ एफ डिडेक्स का कॉलम बनाओ, एफ इंटू डिडेक्स 3 इंटू -3 कितना आ जाएगा, -9, 8 इंटू -2 -16, 12 इंटू -1 -12, 16 इंटू 0 16, 19 इंटू 1 19, 16 इंटू 2 32, 11 इंटू 3 33 और 5 इंटू 4 20। टोटल कर लो, समेशन एफ डी डेक्स, समेशन एफ डी डेक्स कितना आ जाएगा, 19 9 ये काट देते हैं, 16 10 6 बचा ऊपर, इससे 6 काट देंगे, 24 इधर बचा, 36 36 इधर बचा 24, 24 44 54 64 74 77 मेरे हिसाब से, देख लेना एक बार। C कहाँ से निकालें? क्या C। सी अपने मन से लेते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि इस सभी को डिविजिबल हो। जैसे ये सारा नंबर किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 10 ले लो, 5 से डिविजिबल है, 5 ले लो, 2 से डिविजिबल है, 2 ले लो, तुम्हें जो मन है वो ले लो। सी तुम्हारे मन से लोगे, लेकिन एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो ये सभी को डिवाइड करे। तो इस केस में देखो 10 लेने से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं 10 ले लिया। तुम्हें 5 मन है तुम 5 ले लो, आंसर सेम आएगा। तुम्हें 2 मन है 2 ले लो, ठीक है। समझ में आया बात, कितना आ रहा है एफ डी डेक्स, कर लो भाई, मैं तो ऐसे ही 77 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 77, देख लो एफ डी डेक्स कितना आया, समेशन एफ डी डेक्स 77। समेशन एफ कितना निकालो, यहां समेशन एफ निकालो, कितना, 90, वेरी गुड 90। तो अब हम फॉर्मूला ले लेते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डिडेक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। ए कितना लिए थे, 35 लिए थे, समेशन एफ डिडेक्स कितना आया 77 डिवाइडेड बाय इंटू सी कितना लिए थे 10, है ना। ए 35 लिए थे, सी 10 लिए थे, बाकी सब तो तुम अभी कैलकुलेट किए हो 77 और 90, ठीक है। पुट कर दिया मैं, कितना आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 9, 72 तुम्हारा डिवाइड 8 से होगा, 8.5050 कितना आएगा ये 5 और 5 बचा 55, 8.55 देख लो, 8.55 होना चाहिए, देख लेना शायद यही होगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 43.55 अप्रोक्स, एक्स बार इक्वल्स टू 43.55। यही है तो, अच्छा 67 आ रहा है माइनस करने से, तो तुम टोटल नहीं किए थे क्या, तो ये 67 है, तो ये सब गड़बड़ा गया भाई। बताओ कितना होगा, 67 है तो ये 67 डिवाइडेड बाय 9, मेरे हिसाब से 63 जाएगा, कितना सा 7 से पॉइंट, उसके बाद बचा 4, तो 40 कितना जाएगा 36 4 से 4, और उसके बाद फिर से 4, वेरी गुड। तो ये आ गया 42.44, फाइनल आंसर 42.44।
हो गया, चलें आगे। तो हम इसको फॉर्मूला को अपडेट कर देते हैं, ऊपर टेबल कंप्लीट हो जाएगा। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डेक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी, और डी डेक्स कैसे निकलेगा तुम्हारा m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, डी डेक्स कैसे निकलेगा m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, क्लियर है। तो 9 फॉर्मूलाज टोटल है, 9 फॉर्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब क्या होता है, कभी कभार कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन, बाकी दोनों सीरीज में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है, नॉर्मली कर सकते हो। कंटिन्यूअस सीरीज में कभी कभार क्वेश्चन इधर उधर आ जाता है, जैसे कि अभी तक तो हम नॉर्मल क्वेश्चन किए, कभी कभार सिचुएशन थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, ओपन एंड सीरीज दे देता है। ओपन एंड सीरीज क्या होता है बताता हूं, देखो अब ध्यान से देखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कंटिन्यूअस सीरीज में कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होता है। कैसे इधर उधर होता है, कभी कभार ओपन एंड सीरीज दे देगा। ओपन एंड क्या होता है, देखो जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। क्वेश्चन क्या दे देगा, बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 40। वही तो बात है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। अब बिलो 10 का मतलब क्या है, बिलो 10 तो कुछ भी हो सकता है, माइनस वाइनस कहीं भी हो सकता है। अबव 40 जरूरी थोड़ी है 40 to 50 होगा, ये तो कहीं कितना भी हो सकता है, 100 भी अबव 40 है, 500 भी अबव 40 है। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ओपन एंड दे देता है, इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं क्लोज्ड एंड में। कभी भी अगर ओपन एंड दिया होगा तो पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लोज्ड एंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम हमारा जजमेंट लगाएंगे। नॉर्मली गैप कितने का है, 10-10 का गैप है, हम इसको 10 के गैप में बना लेंगे। तो पहला वाला को क्या ले लेंगे 20, ये तब तो वही है 30 to 40, और लास्ट वाले को क्या ले लेंगे 40 to 50। बात समझ में आया। तो अगर ओपन एंड दिया है तो क्या करोगे, पहले उसको क्लोज, वरना तो मिड पॉइंट नहीं निकलेगा ना। इसको मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, बिलो 10 का क्या मिड पॉइंट निकालोगे, अबव 40 का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें क्लोज एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है, जैसे कि 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 70, 70 to, अब बताओ क्या करें, अनइक्वल क्लास इंटरवल। अभी तक हम इक्वल क्लास इंटरवल पढ़ रहे थे, 0 to 10, 10 to 20, 20, हर बार गैप कितने का होता था, 10 का होता था। अब हम कहाँ आ गए, अनइक्वल क्लास इंटरवल में आ गए। अनइक्वल मतलब पहले वाले का गैप 10 का है, दूसरे वाले का 20 है, फिर 30 है, फिर 10 है, फिर 10 है। क्या करें भाई, अब क्या करें बताओ। ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करोगे, इसी तरीके से मिड पॉइंट निकालोगे, सॉल्व करोगे। लेकिन हम चाहें तो इसको इक्वल क्लास इंटरवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी है 5, इसका है मान लो 10, इसका है मान लो 30, इसका है मान लो अगेन 7, इसका है मान लो 3। तो मैं क्या करूंगा, जो लोएस्ट साइज का क्लास है सभी को उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। यहां पर लोएस्ट साइज कितना है, 10 है, तो मैं सभी को 10 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो पहला वाला तो 10 में ही था ही, सेकेंड वाले को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, 10 to 20 एंड 20 to 30, और फ्रीक्वेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 5 और 5। ठीक है, तो मेरा बन गया 10 to 20, 20 to 30, दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 5। अच्छा, तीसरे वाले को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। तो 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसी को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, 30 को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना कितना आएगा, बाकी दोनों तो एज इट इज है। अब नॉर्मली सॉल्व कर लो। बात समझ में आया। तो कभी कभार ओपन एंड दे सकता है, कभी कभार अनइक्वल क्लास इंटरवल दे सकता है। अच्छा, कभी कभार क्या करता है, सिचुएशन कुछ ऐसा देगा, 0 to 9, 10 to
इसको नॉन ओवरलैपिंग बोलते हैं। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ रहे थे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इस ये जहां खत्म होता था नेक्स्ट वाला वहीं से शुरू होता था, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। ठीक है, नॉर्मली सारा फॉर्मूला ओवरलैपिंग को लेकर बना है। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग अगर दे दिया तो क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे ओवरलैपिंग में। कैसे कन्वर्ट करेंगे ओवरलैपिंग में? हम इस केस में -0.5, हमेशा -0.5 नहीं होगा। हम क्या प्लस माइनस करते हैं? देखो, ये दोनों के बीच का जो गैप है, कितने का गैप है? 1, उसका आधा कर लो, कितना? 0.5। लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 10 - 9 कितना? 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 0.5। यहां पर 0.5 माइनस करेंगे, यहां पर 0.5 प्लस करेंगे। अब लिखते जाओ, -0.5 से लेकर 9.5, 9.5 से लेकर 19.5, 19.5 से लेकर 29.5, 29.5 से लेकर 39.5 और 39.5 से लेकर 40 ये कितना था? 49 था ना, 49 पॉइंट। बात समझ में आया? ठीक है, अगर ये गैप ज्यादा हुआ, ठीक है, यहां पर तो गैप 1 का था इसीलिए 0.5, और नॉर्मली गैप 1 का ही होता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि गैप ज्यादा का हो, नॉर्मली गैप 1 का ही होता है। 99% क्वेश्चन में तुम्हें गैप 1 का मिलेगा, तो याद कर लो 0.5 माइनस करना है, 0.5 ऐड करना है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि गैप 1 का नहीं है, 10 का गैप है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है 0 to 90, 100 to 190, 200 to 290, ऐसा दिया। क्या इसमें भी 0.5 करेंगे? इसमें 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जितना का गैप होगा डिवाइडेड बाय 2, यहां पर गैप कितने का है? 10 का है। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 5। लोअर लिमिट में माइनस कर दो, अपर लिमिट में प्लस कर दो। क्लियर है बात? तो नॉन ओवरलैपिंग को हम किस में कन्वर्ट कर लिए? ओवरलैपिंग। ठीक है, तो नॉर्मली ये 3 प्रकार का सिचुएशन तुम्हारे सामने आ सकता है जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इन तीनों में क्या करोगे? कन्वर्जन कर लोगे पहले, फिर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बिना कन्वर्जन किए सॉल्व करने में थोड़ा सा आंसर अलग आएगा, कन्वर्जन करके सॉल्व करने में आंसर अलग आएगा। ओपन वाला मतलब सबसे पहला वाला, हाँ ये तुम्हारा ये सिचुएशन ना, ये सिचुएशन, हाँ देखो इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन एंड में क्या है? देखो नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट बताया नहीं है कितना है। बिलो 10, बिलो 10 का क्या वैल्यू है? कुछ भी हो सकता है, 0 माइनस कुछ भी हो सकता है। एबव 40 कुछ भी हो सकता है, 50 60 70 80 90 100 कुछ भी हो सकता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? क्लोज्ड एंड में। क्लोज्ड एंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चेक करो नॉर्मली गैप कितने कितने का है। नॉर्मली गैप 10 का है हर बार, उसको भी हम 10 के गैप में बना लेंगे। बिलो 10 को क्या ले लेंगे? 0 to 10, और अबव 40 को क्या ले लेंगे? 40 to 50। बात समझ में आया? तो पहले इक्वल करो, पहले इक्वल करो, पहले अनइक्वल क्लास इंटरवल को जो इक्वल करते हैं वो मेथड लगाओ। इक्वल करो, इक्वल करने के बाद ऊपर और नीचे का पार्ट को फिर सॉल्व करो। ठीक है, उस तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो बोलो। किसी एक को ज्यादा ले लेना, किसी एक को पॉइंट में मत लेना। मान लो 20 था, फ्रीक्वेंसी 30 की जगह 20 है। अगर ये 20 होता, अब क्या करें? डिवाइड तो 3 ग्रुप में करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 20 को 3 में कैसे डिवाइड करें? 6.67 आ जाएगा। पॉइंट में नहीं लेकर 2 टो को 6 ले लेना, एक को 7 ले लेना। ठीक है, यही तो बोल रहे हो, यही तो बोल रहे हो, तो इस तरीके से ले लेना। और तुम बोल रहे हो ये 3 में डिवाइड ही ना हो तो होगा ना, तुम लोएस्ट वाला ले रहे हो। 10 20 30 10 10, लोएस्ट कौन सा है? 10, तो तुम 10 में डिवाइड कर रहे हो बाकी सबको, तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर कोई सा 5 होता तो सबको 5 में कन्वर्ट करते। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलो। तो यहां पर हमारा मीन वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके साथ कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मीन है। ठीक है, और मीन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस है।
कभी कभार कुछ स्पेशल केसेस में मीन थोड़ा अलग तरीके से निकलता है। उसके बाद तुम्हारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारा चीज है थ्योरेटिकल पार्ट में, जो कि हम एक और क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए 9 फॉर्मूला पढ़ लिए, 9 फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्टली तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। श्रद्धा